लेकिन एक बार इस गांव में सूखा पड़ जाता है, यानी कि ड्राउट। सूखा पड़ जाने की वजह से इन गांव वालों का काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिसोर्स, इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीजें चाहिए थी ताकि वो अपने देश को एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। नमस्कार एस्पिरेंट्स, आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या करने वाले हो, और एज अ बिगनर आपको क्लैरिटी चाहिए कि कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो इसीलिए हमने लाया है फॉरगेट रैंडम बुक्स स्टार्ट विद दिस, जिसमें पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी हिस्ट्री बुक्स, पार्ट 2 में ज्योग्राफी, पार्ट 3 पॉलिटी, पार्ट 4 इकोनॉमिक्स, पार्ट 5 इंडियन सोसाइटी, पार्ट 6 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पार्ट 7 साइंस एंड टेक, पार्ट 8 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन को अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझें तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, कैसे साथ में काम करती है, एक दूसरे के चैलेंजेस को कैसे समझती है और साथ में ग्रो करती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया किसी कंट्री के साथ अपनी रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप करती है, कैसे मेंटेन करती है, कैसे उसको स्ट्रेंथन और एम्पावर करती है। एट द सेम टाइम इंडिया कौन सी स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी फॉलो करती है ताकि इंडिया अपनी इंटरेस्ट और सोवरेनिटी को प्रोटेक्टेड रखे और एट सेम टाइम उस कंट्री के साथ म्यूचुअली ग्रो करे। अपने इस डिस्कशन को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सभी खुशहाल लोग रहते थे। उस गांव के लोगों के पास अपना काम था और सबका काम इतना अच्छा चल रहा था कि सबके पास पर्याप्त धन था, यानी एवरीबॉडी इन द विलेज हैड एम्पल अमाउंट ऑफ वेल्थ। और उसी गांव में रहता था एक डायमंड मर्चेंट। क्योंकि उस गांव में सबके पास पर्याप्त धन था, सब इस डायमंड मर्चेंट से कुछ ना कुछ खरीदते रहते। इस डायमंड मर्चेंट की दुकान पर अलग अलग कीमतों के, यानी अलग अलग प्राइसेस के प्रीशियस स्टोन्स थे, और गांव वालों के पास पर्याप्त धन था तो वो अपने परचेजिंग पावर के हिसाब से डायमंड मर्चेंट से पत्थर खरीदा करते थे। लेकिन एक बार इस गांव में सूखा पड़ जाता है, यानी कि ड्राउट। सूखा पड़ जाने की वजह से इन गांव वालों का काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है और ऐसी हालात हो जाती है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता, और ये सारा कुछ ये डायमंड मर्चेंट देख रहा होता है। और जब ये सूखे की स्थिति कुछ महीनों तक कंटिन्यू चलती रहती है और कुछ सुधार नहीं होता, तो ये डायमंड मर्चेंट देखता और सोचता है कि लोग आपस में लड़ने लगे हैं, अब इसके पास कोई खरीदारी करने के लिए नहीं आता, और अगर ऐसा चलता रहा तो ये भी एक दिन बिल्कुल पुअर, यानी कि गरीब होकर रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसे क्या करना चाहिए, ये सोच इसे सता रही थी। और ऐसे ही कई दिनों तक जब डायमंड मर्चेंट विचार करता है तो उसके मन में एक और ख्याल आता है। वो सोचता है कि अभी मेरे पास पर्याप्त राशन है, खाने के लिए धन भी है, लेकिन गांव वालों के पास ना तो राशन है ना धन, और मुझसे कोई पत्थर खरीदने भी नहीं आ रहा। यानी एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा राशन और धन दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मेरे पास जो धन और राशन है मैं गांव वालों को बांटना शुरू कर दूं, इस स्वरूप में कि खाना आप मुझसे लेकर जाइए, राशन आप मुझसे लेकर जाइए, और जब आपके पास पैसे होंगे तो लौटा दीजिएगा। और उसी तरीके से कुछ पैसे मैं आपको लोन की तरह दे रहा हूं कि ताकि आप अपना कोई काम धंधा शुरू कर सकें, और जब आपके पास पैसे आ जाएं तो आप मुझे वो लोन चुका सको। और डायमंड मर्चेंट ने कुछ ऐसा ही किया भी। अगले दिन सुबह उसने सारे गांव वालों को बुलाया और राशन देना शुरू कर दिया और लोगों को लोन देना शुरू कर दिया। इस तरीके से उसने एक स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट कर दिया कि लोगों को खाना मिलने लगा, उनको पैसा मिला, तो सबने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। और डायमंड मर्चेंट के इस स्टेप से गांव वालों को लाभ हुआ, सबको काम मिला, वो अपना काम करने लगे, जिससे उन्हें धन की प्राप्ति हुई, और वापस से लोग डायमंड मर्चेंट के पास जाने लगे उसके प्रीशियस स्टोन्स को खरीदने के लिए। अब इस स्टोरी को क्यों ना हम रियल टाइम में समझने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं उस फेज में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उस वक्त दो तरह के कंट्रीज थे। एक तरफ थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसको अभी अभी कॉलोनी से, यानी यूरोपियन कॉलोनी से आजादी मिल रही थी, और एक तरफ था यूरोप खुद, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना सब कुछ गंवा दिया था। यानी अब कुछ ऐसी स्थिति थी कि एक तरफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो आजाद तो थे, लेकिन जिन्हें पैसा चाहिए था, जिन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डायरेक्शन चाहिए था ताकि वो अपने देश को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं।
और वहीं यूरोप जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूरा डिवास्टेट हो गया था, उसे भी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे। और ऐसे में एक डायमंड मर्चेंट आता है जो ये दोनों लोगों की अलग अलग पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन से मदद करता है। अब देखते हैं वो क्या स्टोरी है। यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डायमंड मर्चेंट की मैं बात कर रहा था वो था अमेरिका। और वो जो गांव के लोग थे वो दो तरीके से थे। एक वो यूरोप जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल डिवास्टेट हो गया था और उसे रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी। और दूसरे तरफ थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो अभी अभी यूरोपियन कॉलोनी से आजाद हो रही थी। यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिसोर्स, इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीजें चाहिए थी ताकि वो अपने देश को एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। और वही यूरोपियन कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत थी। तो अमेरिका ने स्टैब्लिश की यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। यूनाइटेड नेशन इस बात से ताकि अब दोबारा किसी तरह का वर्ल्ड वॉर ना हो और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाया गया ताकि लोगों को पैसा दिया जाए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ स्टेज पर लेकर आ सके। तो जिस तरीके से हमने ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक स्टोरी के रूप में समझा, इसी तरीके से हम कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस को भी पढ़ेंगे और उसको इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने डिस्कशन को यूपीएससी पर्सपेक्टिव पर लेकर चलते हैं। अगर हम पिछले 10 इयर्स के पेपर का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से प्रीलिम्स में 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहीं मेंस में एक कांस्टेंट 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम देखें तो 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और वहीं 15 मार्क्स से 2 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल मेंस में 50 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से पूछा जा रहा है। अगर हम 2020 से लेकर 2025 का प्रीलिम्स का एनालिसिस करें तो पहले 2020 में 3 सवाल, 21 में 2, लेकिन 2022 से अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन प्रीलिम्स में इंक्रीज हुए हैं 11, 10, 6 और 2025 में लेटेस्ट अभी 8 क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशन से प्रीलिम्स में पूछे गए। और जैसा कि हमने मेंस का एनालिसिस किया है कि हर साल 4 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो हम अपने डिस्कशंस को भी अकॉर्डिंगली चैनलाइज करेंगे। लास्ट 10 इयर्स का अगर पेपर का एनालिसिस किया जाए तो ये 13 टॉपिक्स निकल कर आते हैं जहां से सवाल पूछे गए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में मैप्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, प्लेसेस इन न्यूज एंड इवेंट्स। जब भी आप इन चीजों को पढ़ोगे तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इन सब का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पढ़ना है। अब से फॉर एग्जांपल फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक एंड डिस्प्यूटेड इंटरनेशनल लोकेशंस। से फॉर एग्जांपल कोई बॉर्डर रीजन्स का डिस्प्यूट है या स्ट्रेट या सी का कोई डिस्प्यूट है तो आप मैप में जाके वो लोकेशन चेक करोगे और उसके जितने भी सराउंडिंग एरियाज हैं उनको पढ़ने की कोशिश करोगे। बाउंड्री कौन बनाता है, बॉर्डर्स कंट्रीज कौन से हैं, कंप्लीट डिटेल्स, और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया कैसे इंपैक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन बॉडीज, कमिटीज, कन्वेंशंस, G20, फिर ग्लोबल इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देन रीजनल एंड मल्टीलैटरल ग्रुपिंग जैसे कि यूनिलैटरल, ट्राइलैटरल, मल्टीलैटरल, इंडिया किन सब ग्रुप्स में है, क्वाड, ब्रिक्स, एशियान, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ये सब के बारे में। एंड जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि इंडियन पर्सपेक्टिव, हाउ इंडिया इज गेटिंग इंपैक्टेड, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस लाइक ट्रेड एग्रीमेंट्स, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स, सैंक्शंस, सप्लाई चेन्स, फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लाइक न्यूक्लियर ट्रीटीज, आर्म्स कंट्रोल रेजिम्स, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी। उसके साथ मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स लाइक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, डिफेंस अलायंसेज, स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन्स, फिर इंडियाज बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, ओके, लाइक कंट्रीज वाइज रिलेशनशिप, अग्रीमेंट्स, ऑल दैट। देन इंटरनेशनल समिट एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स, फिर करंट अफेयर्स ड्रिवन आईआर इश्यूज, डायस्पोरा एंड कल्चरल रिलेशनशिप, फिर इंपॉर्टेंट आईआर टर्मिनोलॉजी न्यू, जो भी कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती है वो भी आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। Then UN system and allied mechanisms. तो these are certain important topics जो पिछले 10 साल के पेपर्स में पूछे गए हैं। तो अकॉर्डिंगली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ऑलवेज हैव दिस पॉइंट्स इन माइंड। अब जैसा कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है हर वीडियो में, तो सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसके सिलेबस को पढ़ेंगे। तो ये यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस।
अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो जस्ट वन लाइन हैज बीन मेंशन्ड, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और अगर हम जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात करें तो वहां पर है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया and or effective India's interest, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest, Indian diaspora, important international institution, agencies and fora and their structure and mandate. So this is the complete syllabus of international relation for prelims and mains. Syllabus पढ़ने के बाद the next important thing which you have to do is that गो थ्रू दी PYQs। आपको प्रीलिम्स और मेंस लास्ट 10 इयर्स का PYQs पढ़ना है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, ये क्यों आया है, दैट ऑल क्लैरिटी यू विल गेट इट। देन यू विल स्टार्ट रीडिंग योर NCERTs। क्यों? NCERTs गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, इजी एंड लूसिड लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आप इजिली कॉन्सेप्ट और टॉपिक को समझ पाओ। वंस यू हैव रेड योर PYQs एंड डन योर NCERT, one book I am suggesting, the book is Does the Elephant Dance? कंटेम्प्रेरी इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को अगर आपको समझना है तो दिस बुक्स विल हेल्प यू। उसके बाद एनी न्यूज़पेपर विच यू रीड, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका जो इंटरनेशनल न्यूज का जो कॉलम है उसको आपको हमेशा खुद को अपडेट रखना है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमें NCERT से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पर क्लास 11 की NCERT से शुरू करेंगे, थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और इस बुक में अवर इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 4 बिकॉज इसमें हम बात करते हैं डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, चलिए हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इस NCERT में हमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, एक टाइमलाइन देखने को मिलेगा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स यानी अलग अलग जगहों पर एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो रहा था। अगर आज हम जानना चाहते हैं कि किसी कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ करंट यानी कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप कैसे हैं तो उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा। यहां हम एक पर्टिकुलर टाइमलाइन उठाते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने 1770 का आगे का टाइमलाइन ले लिया तो यहां पे हम देखते हैं कि अराउंड 1800 मोहम्मद अली रूल्स इजिप्ट ब्रेक्स अवे फ्रॉम ओटोमन एम्पायर। देन इन Europe you see beginning of French Revolution 1789, then Louis Barrel develops a system of finger reading, then passenger trains introduced in England in 1825. Now if you look in Asia वहां क्या हो रहा था, Javanese revolt against Dutch 1825-1830, and then in Asia, South Asia, Ranjit Singh found Sikh kingdom in Punjab and practice of sati made illegal in India. So if you see, you get a complete idea. आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहे हैं और किस तरीके से एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर हिस्टोरिकली अपना रोल प्ले कर रही थी। इस 11th क्लास की NCERT में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, दी ओपियम ट्रेड। ये ट्रेड 3 कंट्रीज के बीच हो रहा था, ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन, इंडिया एंड चाइना। बट इसमें मेन रोल प्ले कौन कर रहा था? ब्रिटेन। वो कैसे? बिकॉज इन यूरोपियन कंट्रीज इन वेस्ट मार्केट चाइनीज गुड्स सच एज टी, सिल्क एंड प्रोक्लेन का बहुत ज्यादा डिमांड था, लेकिन चाइना में वेस्टर्न कंट्रीज के गुड्स का कोई भी डिमांड नहीं था। यानी यूरोपियंस को जब ये टी, सिल्क और प्रोक्लेन खरीदना था तो दे हैड टू पे इन सिल्वर। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब इन गुड्स को खरीदती थी उन्हें हमेशा सिल्वर में देना होता था। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिव निकाला, दैट इज कॉल्ड ओपियम, अफीम। उन्होंने चाइना में ओपियम यानी अफीम बेचना शुरू किया और वहां पर चाइना में इस ओपियम को सिल्वर दे के खरीदा जाता था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑल्टरनेटिव निकाल लिया कि वो इंडिया की अफीम चाइना में बेचते थे और उसके एवज में सिल्वर लेते थे और यही सिल्वर वापस चाइना को देकर वो वहां से टी, सिल्क एंड प्रोक्लेन खरीदते थे। तो यू कैन सी अ हिस्टोरिकल स्टोरी बिहाइंड दिस ओपियम ट्रेड और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके बेटर होती है। नाउ इफ यू गो डीप इनटू इंटरनेशनल रिलेशन, आपने पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, लेकिन जब आप पार्ट 2 थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री यानी क्लास 12 की NCERT पढ़ेंगे तो विल कम थ्रू दिस चैप्टर्स लाइक थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। सो बहुत सारे ट्रैवलर्स जो भारत में आ रहे थे, भारत को देख के समझ रहे थे, दे वर राइटिंग बुक्स एंड दोज बुक्स वर बीइंग रेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
और इसीलिए इतने सारे कंट्रीज भारत की तरफ आ रहे थे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इस बुक में आप ये पढ़ेंगे कि अलग अलग ट्रैवलर्स ने हमारे देश के बारे में क्या क्या लिखा। जैसे आज करंट का उज्बेकिस्तान से आए थे अल बुरूनी, जिन्होंने यहाँ रहा और किताब लिखी किताबुल हिंद, और उनके जगह के लोगों को भारत के बारे में इन्हीं किताब के द्वारा पता चला कि व्हाट इज इंडिया ऑल अबाउट। जैसे कि द टर्म हिंदू वाज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड यूज्ड इन 6th-5th century to refer to the region east of the river Sindhu Indus. The Arab continued the Persian usage and called this region Al-Hind and its people the Hindi. तो आपको इस तरह से पता चलता है कि जो नाम का ओरिजिन आया ये किस तरीके से आया है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इस बुक में जब आप आगे पढ़ेंगे तो यू विल रीड अबाउट अ फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांकोइस बर्नियर, जिन्होंने उस वक्त कंपेयर किया था ईस्ट एंड वेस्ट को, और जहां पर उन्होंने एक वार्निंग दी थी टू यूरोपियन रूलर्स। उन्होंने कहा था कि अगर यूरोपियन किंग्स मुगल किंग्स की तरह रूल करेंगे तो वहां क्या हो जाएगी। अवर किंग्स are otherwise rich and powerful and we must avow that they are much better. They would soon be kings of deserts and solitude, of beggars and barbarians such as those are whom I have seen representing the Mughals। यानी उनका कहने का मतलब था कि अगर उनके किंग अगर मुगल्स की तरह अपने देश को रूल करने लगेंगे तो वो बिल्कुल डेजर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी और वहां भिखारी और लड़ाकू लोग ही रहकर रह जाएंगे। सो दिस इज द कंपैरिजन विच ही हैज डन ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा उन्होंने क्यों किया, व्हाट ही सॉ, यू कैन अंडरस्टैंड द डिप्लोमेसी बाय रीडिंग दीज एनसीईआरटीज। अपने आईआर के प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन और फोकस करने के लिए यू शुड गो थ्रू दिस बुक चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी बाय मिस्टर राजीव शिकरी। अगर आप इसके चैप्टर्स को देखेंगे तो इट इज इन सिंक विद योर आईआर सिलेबस। इंडिया एंड साउथ एशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान, तिब्बत एंड चाइना, or these are the neighboring countries of India. Then look east policy, Persian Gulf, Palestine and Israel, Russian Eurasia. इन सब में आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव मिलेगा so that you can build a complete understanding कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो you can take points from here and write your answer. टेक्स्ट बुक के अलावा आईआर में आपको यह भी पता होना चाहिए कि करंट और कंटेम्परेरी में क्या हो रहा है, तो उसके लिए एक एक्सक्लूसिव मैगजीन है फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड फोकस। जैसे कि उसकी सितंबर की इश्यू है इंडिया एंड नेबरहुड, उसी तरीके से नवंबर की इश्यू में इट इज टॉकिंग अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो यहां से आपका करंट वाला पार्ट कवर हो जाएगा। और अब हम ये एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम को साथ में लेकर पढ़ सकते हैं। सपोज आपने न्यूज़पेपर में कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ी, जैसे ही आप न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पढ़ते हो यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च प्रोफेसर सी राजा मोहन। आपने ये सर्च किया और वो इशू जो भी पेपर में आपने पढ़ा तो वहां पर आपने डाल दिया, तो यू कैन फाइंड आर्टिकल्स रिटन बाय हिम। ये आर्टिकल्स विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आपको वो कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि डिस्कशन को या इस टॉपिक को किस स्वरूप में देखना है। ही इज इवन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन इंडियन एक्सप्रेस, तो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहां से आपको मिल जाएगी। इफ नॉट यू कैन जस्ट राइट हिज नेम एंड सर्च ऑल द आर्टिकल्स एंड यू कैन गो थ्रू देम। अपार्ट फ्रॉम दैट you can also follow on Twitter account Mrs. Suhashini Haider, or you can subscribe her YouTube channel by The Hindu, that is World View with Suhashini Haider। तो जो भी इंडियन पर्सपेक्टिव यानी अगर वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है आईआर से रिलेटेड और उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से उस कॉन्टेक्स्ट को समझना है, इन विच डायरेक्शन, तो आप इनके ये YouTube चैनल्स को देख सकते हो। यू कैन गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड हियर यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम बोथ दिस सोर्स। अब मैं आपको एक बहुत रेलेवेंट मेथड बताता हूं। अगर उस तरीके से आप आईआर पढ़ोगे तो आप एक्यूरेट हो गए और आपको राइट कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि इस टॉपिक को हाउ वी नीड टू थिंक एंड हाउ वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्फ इन द एग्जामिनेशन। लेट्स सी, से फॉर एग्जांपल आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो चाइना की वाइस मिनिस्टर है ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, शी हैज विजिटेड इंडिया। सो यू रेड दिस आर्टिकल इन एनी न्यूज़पेपर। Now what you have to do, you visit website of Ministry of External Affairs of India। आप जब Ministry of External Affairs visit करेंगे तो वहां पर you have to click on Media Center। Now once you click on the Media Center you have to click on Press Releases, और जैसे ही आप Press Release पे
क्लिक करेंगे यू विल फाइंड ऑल द करंट इवेंट्स बीइंग गिवन, और आपने ये देखा फॉरेन सेक्रेटरी मीट्स वाइस मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दिस न्यूज इज ऑलरेडी देयर, तो आप इस न्यूज पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस न्यूज लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल गेट द एंटायर पिक्चर, और अब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, गवर्नमेंट इसको किस कॉन्टेक्स्ट में सोच रही है, इन विच डायरेक्शन, यू विल अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव। और जब आप इसको पढ़ोगे तो यू विल गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। से फॉर एग्जाम्पल द चाइनीज साइड कॉन्ग्रेचुलेटेड द इंडियन साइड ऑन अज्यूमिंग द ब्रिक्स chairmanship this year and expressed its strong support for a successful BRICS summit in India। यानी 2026 में जो ब्रिक्स समिट हो रहा है वो चेयरमैनशिप किसको मिला है, भारत को मिला है। नाउ यू गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड नाउ यू कैन लुक फॉरवर्ड कि इसके क्या डिटेल्स हैं। तो जब आप ब्रिक्स के वेबसाइट पे जाओगे तो व्हाट यू विल गेट कि 2026 का जो ब्रिक्स का जो लोगो है वो इंडिया ने डिजाइन किया है, और उसका जो मेन अगर कोर में अगर देखोगे तो उसमें सिंबल क्या है, नमस्ते। तो ये नमस्ते का सिंबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 कोर पिलर्स के ऊपर काम हो रहा है। व्हाट? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो आपको ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला। आपने जब चाइना और इंडिया का न्यूज पढ़ा तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट विजिट करते हो, और वहां पर प्रेस रिलीजेस में आपको ब्रिक्स के बारे पता चलता है एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड कि ब्रिक्स का लोगो 2026 भारत ने डिजाइन किया है और भारत के पास चेयरमैनशिप है। इसी प्रोसेस में हम एक और वर्टिकल ऐड करेंगे। जैसे ही आप किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हो इन इंडियन पर्सपेक्टिव, तब आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर कंट्री के हाई कमीशन के बारे में पढ़ोगे, उनके वेबसाइट को विजिट करोगे जो भारत में है, और वहीं भारत के हाई कमीशन के वेबसाइट को विजिट करोगे जो उनके कंट्री में है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। हमने न्यूज में पढ़ा था कि ऑनरेबल वाइस मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ चाइना विजिटेड इंडिया, तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट विजिट किया। अब सेकेंड थिंग what we have to do is that हमें हाई कमीशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी जो भारत में चाइना का दूतावास यानी कि एम्बेसी है, हम उसके वेबसाइट को ओपन करेंगे, और ऑन दैट विल क्लिक ऑन चाइना एंड इंडिया रिलेशंस। जैसे ही आप चाइना एंड इंडिया रिलेशन पे क्लिक करते हो यू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज इन डॉक्यूमेंट आर्काइव्स, इवेंट, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड रिलेशन, कल्चरल एक्सचेंज, जितनी भी रिलेशनशिप के में सब पॉइंट्स इंडिया और चाइना के बीच में है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऑल ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट डेटा जो आपके आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगी। इसके साथ ही जब आप प्रेस सर्विस पे क्लिक करते हो फॉर द इवेंट्स विच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देन यू विल फाइंड अ सेक्शन दैट इज कॉल्ड न्यूज फ्रॉम चाइना, और इसमें आपको मिलेगा दिस कंपाइलेशन। से फॉर एग्जांपल China and India review a dragon elephant tango, then China and India review upholding the Shanghai spirit, Shanghai cooperation on the move। और आपको इस तरह से आर्टिकल्स भी मिलेंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइना इंडिया रिलेशंस एंड द पोटेंशियल ऑफ कॉपरेशन अंडर संघाई कोऑपरेशन। तो इस तरीके से यू विल गेट अ पर्सपेक्टिव रिटन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हाई कमीशन ऑफ चाइना इन इंडिया। एंड नाउ विल आल्सो विजिट वेबसाइट ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन बीजिंग, दैट इज चाइना। नाउ वंस यू हैव रीच्ड द वेबसाइट ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन चाइना, तो वहां पर वी विल गो एंड क्लिक ऑन मीडिया सेंटर। Once you click on media center, again click on press releases, and again you will find the latest event which is going on between India and China। तो जैसे आपने वो न्यूज पढ़ा, आपने ऑफिशियल सोर्सेस से पढ़ना शुरू कर दिया, एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना एज वेल एज इंडियन पर्सपेक्टिव। पोस्ट रीडिंग इट, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन बायलैटरल रिलेशंस सो दैट यू गेट अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो एज सून एज यू क्लिक ऑन बायलैटरल रिलेशंस, ये सारा वर्टिकल्स ओपन हो जाएगा, लाइक हिस्टोरिकल टाइज, पॉलिटिकल रिलेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन, कल्चरल रिलेशंस, एजुकेशन रिलेशंस। और हिस्टोरिकल टाइज पे क्लिक किया तो ये यू गेट ऑल दैट पर्सपेक्टिव, इंडिया एंड चाइना, सेकेंड सेंचुरी, ओके, देन बुद्धिज्म इनटू चाइना, देन फाहीन विजिटिंग इंडिया। तो यू गेट अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव। तो यहां से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो हमने क्या प्रोसेस देखा, आपने किसी भी न्यूज को पढ़ा इन रिलेशन टू इंडिया, यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट ऑफ हाई कमीशन ऑफ दैट कंट्री एम्बेसी इन इंडिया एंड इंडियन एम्बेसी इन देयर कंट्री। इनके वेबसाइट को विजिट करके यू कैन गेट ऑल द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड यू कैन गेट अ गुड मटेरियल टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस एंड प्रीलिम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एक्सक्लूसिव ऑनलाइन की बात करें तो यू कैन ऑल्सो go through and follow the Twitter account of our honorable external affairs ministers
ट्विटर अकाउंट दैट इज डॉक्टर एस जयशंकर, एंड देन एक स्पोक्स पर्सन होता है फॉर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विच इज मिस्टर रणधीर जायसवाल। आप इनके अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कर रही है ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। अब से फॉर एग्जांपल ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज ट्वीटेड समथिंग अबाउट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। So after reading the tweet of external affairs minister or the spokesperson, और आपने किसी अखबार में यूएस के बारे में पढ़ लिया, तो आप क्या करोगे, आप इंडिया में जो यूएस का हाई कमीशन है उसके वेबसाइट को आप ओपन करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन न्यूज एंड इवेंट्स। जैसे ही आप न्यूज एंड इवेंट पे क्लिक करोगे यू विल फाइंड दैट यू हैव गॉट ऑल द डिटेल्स एक्सक्लूसिव ऑफ इंडिया एंड यूएस, और आपको अब समझने में आसानी होगी कि यूएस का क्या पर्सपेक्टिव है। And to build your answer, you need to know the historical background. So again, you can click on India and US relations. जैसे आप India and US relations पे क्लिक करते हो, so you get all the informations. Okay? Since आप अभी US Embassy के वेबसाइट पे ही हैं, so now click on media and culture. As soon as you click media and culture, you will get a box which is called What's News Press Releases. और इसमें आपने देखा कि नवंबर 2025 में एक न्यूज दी गई है, 85th एडिशन ऑफ नो इंडियन प्रोग्राम KIP। नाउ यू वांट टू नो व्हाट इज दिस। तो जैसे ही आप इस न्यूज पे क्लिक करोगे यू गेट द कंप्लीट आर्टिकल। नो इंडिया प्रोग्राम एम्स एट एंगेजिंग द यंग इंडियन डायस्पोरा विच इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस in the age group of 21-35 years with the objective to connect them with India and to expose them to various aspects of Indian contemporary art, heritage, culture, economy, innovation, science and tech, etc. तो अब आप इंटरनेशनल रिलेशंस का न्यूज पढ़ते हो तो फॉलो दिस प्रोसेस। अब चलिए हम यूपीएससी के कुछ रियल टाइम क्वेश्चंस देखते हैं, एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि इसे क्यों पूछा गया। 2024 का एक सवाल प्रीलिम्स का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सम्ड पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। स्टेटमेंट 2, सम्ड पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ लेट्स सी ये सवाल क्यों पूछा गया। तो 2024 प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था। नाउ सी देयर इज अ न्यूज, अटैक्स इन द रेड सी बाय द हाउथीज में हिट इंडियन ऑयल ट्रेड। सो देयर वाज अ कंप्लीट आर्टिकल ऑन January 4, 2024 on these context. So yes, now we have more news related to same context and topic. How has Red Sea trouble impacted India? Explained कि लोग alternative route भी ले रहे हैं like Cape of Good Hope. Oil tankers continue Red Sea movement despite Houthis attack. Houthis attack है लेकिन वो फिर भी Red Sea में risk ले रहे हैं। So if you see there is a multiple news which is coming and no wonder the question has come in the examination. Now let's build a understanding कि किस तरीके से न्यूज से क्वेश्चंस बनते हैं और हमें कैसे अलर्ट रहना है and use mindfulness technique in order to analyze the framework. Now let's analyze a series of event which was going on in 2024 starting from January 15. Maldives asked India to withdraw troops by March 15. Maldives president says no Indian troops to remain on his island, not even in civilian clothing. March 17. India fully withdraws soldiers from Maldives. Presidential spokesperson May 10. अगर आपने स्टडी किया होगा तो भारत का कुछ मिलिट्री मालदीव्स में था फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस, लेकिन जब वहां सरकार बदली, रेजिम बदला, तो इस तरह की न्यूज आना शुरू हो गया, तो विच कैन फर्दर क्वेश्चन about the regional stability in the area. Further, उसी particular year में, which is again in the month of January and 2024 and all, news फिर आने लगे, unraveling the shift in India-Maldives relations. India-Maldives relations very important. External Affairs Minister Jaishankar concludes Maldives visit. So you see there is so much news. तो जब हमने अब स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल रिलेशन अगर हम मेंस की बात करें तो लार्जली इट इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। हेंस जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस बताया कि वंस वी हैव रेड सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर रिलेशंस विद इंडिया, सो वी हैव टू विजिट द हाई कमीशन वेबसाइट ऑफ दैट कंट्री इन इंडिया। तो सेम वे विल
विजिट द हाई कमीशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स वेबसाइट। वहां इफ यू गो एंड क्लिक ऑन दिस बायलैटरल रिलेशंस, अगर इस पर्टिकुलर को आप क्लिक करोगे तो देयर यू विल फाइंड डिफेंस कोऑपरेशन एंड देन यू कैन स्टडी दैट व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ मालदीव्स, व्हाट इज देयर कॉन्टेक्स्ट in working along with India in relation to defense cooperation. So if you see joint training exercises named Dosti, and then if you further read it here that India and Maldives wish to do Dosti, again it became trilateral with inclusion of Sri Lanka. So if you read, you get all this information plus the standing and the context of what Maldives thinks about India defense cooperation, and despite this, why did they ask India to withdraw the military help which they were getting from Indian side? Again same thing here you have to follow. आप क्या करोगे, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन मालदीव्स उसके वेबसाइट पे विजिट करोगे एंड क्लिक ऑन बायलैटरल रिलेशंस, तो आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट मिलेगा सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन का, एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियन पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो यहां पर आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट कॉन्टेक्स्ट एंड अ लार्जर पर्सपेक्टिव थ्रू विच यू कैन क्रिएट योर आंसर्स। एंड नो सरप्राइज दैट इंडिया मालदीव्स में क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade, energy flows. Further, also discuss how this relationship affects India maritime security and regional stability amidst international competition. So if you have read all that article, if you have read the government website of embassies and all, आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी हम पढ़ेंगे, देयर आर सर्टेन ऑफिशियल सोर्सेज व्हिच आई हैव टोल्ड यू, यू विजिट एंड स्टडी फॉर अ बेटर क्लैरिटी। और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए फॉरगेट रैंडम बुक्स, स्टार्ट विद दिस। पार्ट 10 में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी। और आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की है या करने वाले हो, और आपको भी गाइडेंस चाहिए इन द फॉर्मेट ऑफ राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट एंड राइट कॉन्सेप्ट, तो प्लीज सब्सक्राइब अथर्व IAS यूट्यूब चैनल। विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू।